टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो डाउट सेशन है और बहुत से बच्चे मुझसे डाउट्स पूछते हैं। आप भी पूछ सकते हो मेरे सब्जेक्ट्स में। और कहाँ पूछना है? बेस्ट RAVI रवि 840@gmail.com। ठीक है ना, ये मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है ना, और प्लीज सपोर्ट करो दोस्तों चैनल को। ये आपके लिए सब कुछ करा जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं हारा तो ये मेरी हार नहीं होगी, ये आप सबकी भी हार होगी। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे डाउट बच्चों ने पूछे हैं। अगर आप इन डाउट उन बच्चों के लिए तो यूजफुल है ही, और अगर आप देखते हो तो आपके लिए भी ये यूजफुल होगी, क्योंकि डाउट्स तो काम आएंगे ही। इनके अंदर कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। चलो, तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें सोडियम Na कार्बोनेट Na2CO3। मान लो आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, आप लिख दो सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम रिएक्ट विद 6 ग्राम एसिटिक एसिड 6 ग्राम। प्रोडक्ट मतलब देता है, क्या क्या देता है? 2.2 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो पता होगा 2.2 ग्राम, और 0.9 ग्राम वाटर। वाटर का तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी वाटर लिख देना, इससे कोई रोल नहीं है। 0.9 ग्राम। और अगला है सोडियम एसीटेट 8.2, सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम। अब वो कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है क्या शो करता है? तो देखो, हमने पढ़ा था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम। वो ये कहता है जितना द्रव्यमान यहां डालोगे उतना ही द्रव्यमान मिलेगा। तो कितना द्रव्यमान डाला आपने? 11.3 ग्राम। और कितना मिला? 2.2, 0.9, 8.2, 3.11। ऐसा हो ही नहीं सकता ये बराबर ना आए। समझ आया? चलो, अब पेपर में आपके एमसीक्यू कैसे बनेगा? इसमें से कोई एक अननोन होगा और पूछेगा ये बताओ कितना है। अगर इस पे क्वेश्चन बना तो ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हवा और बादल दोनों अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते तो क्या बिजली चमकती? सुनना, बिजली कैसे चमकती है समझाने की कोशिश करता हूं। मानो ये क्लाउड ए है और मानो ये क्लाउड बी है। ठीक है ना, जब क्लाउड हवा में मूव करते हैं, जब क्लाउड एयर में मूव करते हैं, तो एयर फ्रिक्शन के थ्रू, एयर फ्रिक्शन, हवा में जो घर्षण लगता है इसे, उससे इसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, उससे इसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ये भी मूव करेगा तो इसके अंदर भी चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना। अब जब ये दोनों बादल आपस में टकराते हैं, जब ये दोनों बादल आपस में टकराते हैं या आपस में मिलते हैं, तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बिजली कैसे चमकती है आज मैंने आपको बता दिया। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ये आज से पहले नहीं पता होगा, आज आपको लिटरली पता चल गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हवा और बादल दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर इसके बादल के चारों ओर क्या होगी? हवा। अगर हवा इलेक्ट्रिकल की गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, तो जितना भी चार्ज ये बादल में आएगा वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? हवा में। यानी कि अब बादल पे चार्ज है ही नहीं, और जब बिना चार्ज के बादल आपस में टकराएंगे तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, और चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, एरोप्लेन में ट्रेवल करते हो ना, एरोप्लेन के जो पहिए होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वैसे पहिए किसके बने होते हैं? रबड़ के। लेकिन उस रबड़ में कंडक्टिविटी मतलब इस तरीके से बनाया जाता है कि वो कंडक्ट करे। अब कंडक्ट क्यों करा रहे हैं? जब चार्जेस हवा में उड़ रहे हैं, सॉरी, जब एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए वो जैसे ही ग्राउंड में आएगा वो सारे चार्जेस टायर के थ्रू क्या हो जाएंगे? ग्राउंड पे चले जाएंगे। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, इतना क्लासिक क्वेश्चन आप इमेजिन करो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम तो ये क्या कहता है? अगर आपके पास कोई भी सरफेस हो और इस पे लाइट टकराती है और टकरा के वापस जाती है, इसे कहते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण। और इसे कहते हैं नॉर्मल, लंब।
नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहां पे लाइट टकरा रही है। इसके बीच में जो एंगल है एंगल आई, इसके बीच में जो एंगल है एंगल आर। तो ये कहता है एंगल आई हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल आर के। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। अब हमारे दिमाग में ये चलता है कि अगर सरफेस इर्रेगुलर होगा जैसे ये और ये, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा। अब सुनने की कोशिश करना, मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ये एंगल आई एंगल आर के बराबर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं होता, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है, जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लाइट किसी भी सरफेस पे गिरे, चाहे सीधे सरफेस पे गिरे, चाहे जिगजैग पे गिरे, चाहे इर्रेगुलर पे गिरे, जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है वहां पे एंगल आई एंगल आर के बराबर हमेशा होगा। चाहे कहीं पे भी गिर रही है, एंगल आई एंगल आर के बराबर हमेशा होगा। तो याद रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस के लिए नहीं होता, पॉइंट के लिए होता है। अब जो आप चीज सोच रहे हो वो मैं बता देता हूं, उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मान लो ये सीधा मिरर है, ठीक है ना, प्लेन मिरर, लाइट आई लाइट आई लाइट आई, तो ये सीधी ऐसे करके निकलेगी। मतलब यहां से अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो यहां पे भी लाइट पैरेलल जाएगी। लेकिन अगर ये सरफेस इस तरीके का जिगजैग है, जैसे मैं इसको बना देता हूं, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बहुतों को नहीं आता और बहुत लोग समझा भी नहीं पाते। ये लाइट अगर पैरेलल थी तो ये जाने वाली भी क्या है, पैरेलल। लेकिन यहां पे आप बनाओगे तो हो सकता है जिस तरीके से टकराएगी, मतलब अगर ये पैरेलल है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं होगी। मतलब जब इंसिडेंस रे, बहुत सारी इंसिडेंस रे पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो, उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन। और जब हमारा लाइट टकराने वाली तो पैरेलल हो लेकिन जाने वाली पैरेलल ना हो, उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और ये याद रख लेना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और सरफेस का कंटेक्स्ट अलग अलग है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पे वो टकरा रहा है उसे सरफेस से कोई मतलब नहीं है। मान लो ये सरफेस जिगजैग होता, लेकिन वो जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उस पॉइंट पे तो आई आर के बराबर होता, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस में फॉलो होता है, आंसर आ जाएगा ऑल दी थ्री सरफेसेस। ये क्वेश्चन पूछा था आके, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3/2)। डायगोनल दिया 27, n(n-3/2), 2 उधर जाएगा 54 बराबर n(n-3). n की जगह एक ऐसा नंबर जिससे 3 कम करके देखो, n की जगह अगर 9 रखता हूं तो 9 गुणा 9 - 3, 9 गुणा 6 यानी कि 54 आ गया ना। इस तरीके से अगर आप में से कोई चाह रहा है कि मैं ये बताऊं डायगोनल का फॉर्मूला कहां से आया, तो मुझे ये भी पता है, मुझे ये डेरिवेशन भी आता है, ठीक है ना। हमने इस लेवल तक टीचिंग कर रखी है कि हमें ये भी पता है कि कहां से आया। लेकिन एज अ कंपटीशन एस्पायरेंट आपके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब उन्होंने कहा पेंटागन है, पेंटागन मतलब 5 एंगल, तो 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले पेंटागन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था आज, n-2 × 180 डिग्री। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी को फॉलो कर रहे हो, पता है आजकल जमाना क्या हो गया, कोई भी फलाना XYZ ये बता रहा है अग्निवीर अच्छा है बुरा है, वो ये बता रहा है CA/NRC अच्छा है बुरा है। मैं यकीन मानो, मैं ये नहीं जानता अच्छा है बुरा है, लेकिन उस आदमी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन अपना चैनल बनाने के लिए वो सब कुछ बोल रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा, आधी जनसंख्या तो यूट्यूब से ज्ञान ले रही है। और याद रखना, जो यूट्यूब से ज्ञान पेल रहा है बिना बात का, पढ़ाई वाला तो समझ आता है मुझे, बिना बात का वो जिंदगी में फेलियर के अलावा कुछ नहीं बनेगा, कागज पे लिखवा के ले लो, ठीक है ना। चलो छोड़ो, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आज मैंने सुबह वाली क्लास में करा रखा है, ठीक है ना। और पेंटागन है तो एन की जगह 5 हो गया, तो 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं एन की जगह 5 रखता हूं तो 5 - 2 3, 3 18 54, 540 हो गया सम। और यहाँ पे इन सब का सम कितना आ जाएगा, 5x तो आएगा, 20 40 60 60 60 120, 120 और 80 200, ये किसके बराबर हो गया, 540। तो 5x बराबर 340, x बराबर 340 बटे 5, 5 × 30, 5 × 40, तो x आ गया 68 डिग्री। और वो कह रहा है सबसे छोटा एंगल बताओ, और सबसे छोटा तो क्या होगा x, तो x आ गया 68। अगर वो बोलता सबसे बड़ा बताओ तो क्या बताते, x + 80 और x की जगह क्या रख देते, 68 रख देते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इतना। देखो
सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था n माइनस टू इंटू 180 और सम कितना दे रखा है 1080 बराबर n माइनस टू इंटू 180 से ये कट जाएगा। देखो ये क्या हो गया, ओके ना 18 छिंग, ठीक है ना। तो n 18 छिंग, सॉरी सही तो अच्छा है, n बराबर 8, तो यानी कि उसकी कितनी साइड आ गई 8 आ गई। लेकिन अब वो कह रहा है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अच्छा देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना था 1080, और आपको मैंने आज सुबह ही बताया कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि सारे एंगल बराबर होंगे। तो इसे किससे भाग करोगे 8, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, बस आपका सपोर्ट कितना मिलता है ये